नमस्कार, वेलकम टू द सक्सेस पोर्टल। मैं हूं दिलीप कुमार। ये बायोलॉजी की क्लास 5 है और इस बायोलॉजी की क्लास 5 में हम लोग चैप्टर 5 कवर करेंगे। इस चैप्टर का नाम है डाइजेस्टिव सिस्टम, जिसे हम हिंदी में क्या कहते हैं, पाचन तंत्र कहते हैं। और इसमें हम लोग 50 क्या करने वाले हैं, PYQ करने वाले हैं। ठीक है, जैसे कि इस क्लास में हम लोग क्या करते हैं, PYQ के माध्यम से चैप्टर को कवर कर रहे हैं। तो आज भी हम लोग क्या करेंगे, इस चैप्टर को कवर करने के लिए मैंने बहुत ही अच्छे प्रश्नों को लिया है, जिनकी संख्या क्या है, 50 है। और ये सभी के सभी क्या हैं, PYQ हैं। तो शुरू करते हैं अपने पहले क्वेश्चन के साथ। हमारा पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा अंतःस्रावी तंत्र का हिस्सा नहीं है। यानी ये कह रहा है कि कौन सी अंतःस्रावी ग्रंथि नहीं है। तो अगर बात करें इस क्वेश्चन के आंसर की, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी लार ग्रंथि। ठीक है, लार ग्रंथि जो है वो बहिस्रावी ग्रंथि है। ठीक है, बहिस्रावी ग्रंथियाँ क्या होती हैं, जिन ग्रंथियों से एंजाइम का क्या होता है, स्रावण होता है, उन्हें हम क्या कहते हैं, बहिस्रावी ग्रंथियाँ कहते हैं। और ये जो ग्रंथियाँ होती हैं, इनमें नलिकाएं पाई जाती हैं, यानी डक्ट पाए जाते हैं। ये भी पूछता है कि डक्ट किस में पाए जाते हैं, तो इन नलिकाओं में डक्ट होते हैं। तो जो लार ग्रंथि होती है, ये कैसी ग्रंथि है, बहिस्रावी ग्रंथि है। जो बहिस्रावी ग्रंथियाँ होती हैं उसमें डक्ट पाए जाते हैं, नलिकाएं पाई जाती हैं। और बहिस्रावी ग्रंथियाँ एंजाइम्स का स्रावण करती हैं। ठीक है, अब यहाँ पर जो आपकी बाकी बची हुई ग्रंथियाँ हैं, पीनल, थाइमस और एड्रिनल, तो ये जो ग्रंथियाँ हैं ये अंतःस्रावी ग्रंथियाँ हैं। तो जो आपकी अंतःस्रावी ग्रंथि होती है वो क्या होती हैं, वो हार्मोन्स का स्रावण करती हैं। किसका, हार्मोन्स का स्रावण करती हैं। और उनमें क्या नहीं होते, डक्टलेस होती हैं। क्या होती हैं, डक्टलेस होती है, उसमें डक्ट नहीं पाई जाती है, यानी नलिकाएं नहीं पाई जाती उनमें। ठीक है, अब हम बात करते हैं यहाँ पर लार ग्रंथि की। तो लार ग्रंथियाँ 3 प्रकार की होती हैं। कितने प्रकार की होती हैं लार ग्रंथियाँ, 3 प्रकार की होती हैं। 3 प्रकार की कौन कौन सी, एक होती है पैरोटिड ग्लैंड। जो पैरोटिड ग्लैंड्स होती है, इन तीनों में से क्या होती है, सबसे बड़ी है। देखने में आपको सबसे बड़ी लग रही है। तो सबसे बड़ी जो ग्लैंड है वो कौन सी है, पैरोटिड ग्लैंड है, इसमें लार ग्रंथियों में। ठीक है, सबसे छोटी जो ग्लैंड है उसे क्या कहते हैं, सबलिंगुअल ग्लैंड कहते हैं। ठीक है, ये क्या है, सबसे छोटी है, सबसे छोटी। ठीक, फिर उसके बाद तो तीसरी हमारी होती है सब मैंडुबुलर। तो ये होती हैं स्लाइवरी ग्लैंड्स। संख्या कितनी है, 3 है। सबसे छोटी कौन सी है आपकी, सब लिंगुअल। सबसे बड़ी कौन सी है, पैरोटिड। आपकी सब मैंडुबुलर क्या होती है, बीच की है। और जो सब मैंडुबुलर होती है, इसी से क्या होता है, 75% लार का निर्माण होता है। अगर देखा जाए हमारी बॉडी में कितना लार बनती है, तो एक दिन में लगभग 1 लीटर लार बनती है। ठीक है, 1 लीटर जो लार बनती है उसका जो 75% भाग है वो इसी वाली ग्लैंड से बनता है, यानी सब मैंडुबुलर जो है ग्लैंड है उससे बनता है। ठीक है, बाकी जो 25% हिस्सा है वो पैरोटिड और जो है सब लिंगुअल से बनता है। अगर बात करें कि हमारी लार में कौन कौन से तत्व पाए जाते हैं, ठीक है, तो हमारी जो लार होती है इसमें जो है 95% तक क्या होता है, जल होता है। क्या होता है, जल होता है। बचा जो आपका 5% के आसपास है, उसमें आपके क्या होते हैं, एंजाइम होते हैं। क्या होते हैं, एंजाइम होते हैं। उसमें क्या होते हैं, आपके खनिज होते हैं। ठीक है, अब खनिज इसमें कौन कौन से होते हैं, जैसे आपका सोडियम हो गया, Na क्या होता है, सोडियम। जैसे आपका क्या हो गया, आपका HCl होगा। जैसे आपका क्लोरीन हो गया। जैसे आपका सोडियम हो गया, आपका पोटेशियम हो गया, और जैसे आपका क्लोरीन हो गया। तो ये क्या होते हैं, ये तत्व पाए जाते हैं। ठीक है, हमारी लार में। ठीक, तो ये भी याद रखेंगे। और जो हमारी लार है उसमें क्या पाया जाता है, म्यूकस पाया जाता है। क्या पाया जाता है, म्यूकस। ठीक है, म्यूकस पाया जाता है। ठीक है, तो इतनी चीज़ें याद रखेंगे इस क्वेश्चन से। तो ये इतनी सारी चीज़ें आपको याद रखना है इस क्वेश्चन से। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन तरफ। अगला हमारा क्वेश्चन कह रहा है कि जो है मानव शरीर में विभिन्न मिनरल्स का वितरण कैल्शियम, मैग्नीशियम, लोहा, पोटेशियम, सोडियम दिया गया है। ग्राफ मानव शरीर में खनिजों की मात्रा को दिखाता है। यदि किसी व्यक्ति के शरीर में खनिज 1000 IU, अंतर्राष्ट्रीय यूनिट, IU का मतलब क्या होगा, इंटरनेशनल यूनिट, तो 1000 IU यानी इंटरनेशनल यूनिट है, तो कैल्शियम की मात्रा कितनी है। तो ये यहाँ पर डायग्राम दिया गया है। कैल्शियम का परसेंटेज देखा जाता है यहाँ कितना है, 40% है। ठीक है,
और बाकी का परसेंटेज यहाँ दिया हुआ है, तो टोटल सब ऐड कर लेंगे तो कितना हो जाएगा 100%। कितना हो जाएगा 100% हो जाएगा। ठीक है, अब हमसे यहाँ पूछ रहा है कैल्शियम का जो है, कैल्शियम की मात्रा कितनी होगी। ठीक है, कैल्शियम की मात्रा कितनी होगी, कैल्शियम का परसेंटेज कितना है 40 है। और हमारा जो 1000 UI है, हमारा जो 1000 IU है, ये क्या है इंटरनेशनल यूनिट है। तो यानी मैं ये कह सकता हूँ कि जो आपका 1000 इंटरनेशनल यूनिट है वो 100% के बराबर होगी, क्योंकि ये टोटल वैल्यू कितने क्या है, ये इस 8%, 9%, 25%, 18% और 40% को जोड़ने पे कितना आ रहा है 100% आ रहा है। तो इसका मतलब ये 100% की वैल्यू होगी। और हमें निकालना कितने की है, हमें कैल्शियम की निकालना है, तो कितने से मल्टीप्लाई कर देंगे 40 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 2 जीरो से 2 जीरो खत्म हो गए, तो कितना आ गया हमारा आंसर 400 आ गया। ठीक है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा 400 जो है अंतर्राष्ट्रीय IU यानी अंतर्राष्ट्रीय इकाई हो जाएगा। ठीक है, इसका आंसर ऑप्शन नंबर C सही हो जाएगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 हमारा कह रहा है निम्नलिखित में से कौन मानव शरीर में बीन, कैसे कह रहा है, बीन के आकार का एक बड़ा लिम्फॉइड अंग है। कैसा है, बीन के आकार का एक बड़ा लिम्फॉइड अंग है। तो यहाँ पर अगर देखें तो हमारा जो स्प्लीन होता है, इसकी आकृति कैसी होती है, बीन के आकार की होती है। तो ये जो हमारा स्प्लीन है यही क्या है, इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर हमारा B क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, अगर स्प्लीन की बात करें, तिल्ली की बात करें, तो ये पाया कहाँ जाता है, तो ये हमारा क्या है अमाशय है, ये हमारा स्टमक है यानी पेट है। इस पेट के पीछे यहाँ पर आपको जो छोटी सी संरचना दिख रही है यही क्या है आपकी स्प्लीन है, यही हमारी क्या है स्प्लीन है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, तिल्ली हो जाएगी। अब स्प्लीन की बात करें तो स्प्लीन को हम क्या कहते हैं, RBC का ग्रेवयार्ड कहते हैं। RBC की क्या कहते हैं, ग्रेवयार्ड, क्योंकि RBC की जो मृत्यु होती है, जो RBC टूटती हैं वो कहाँ टूटती हैं, आकर तिल्ली यानी स्प्लीन में टूटती हैं। इसीलिए RBC का कब्रिस्तान कैसे कहते हैं, तो हम तिल्ली को कहते हैं। यहाँ से इतनी बात याद रखेंगे। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 हमारा कह रहा है एंजाइम की क्रिया द्वारा एक कार्बनिक यौगिक में उत्पन्न होने वाला धीमा रासायनिक परिवर्तन जिससे छोटे अणु मिलते हैं उसे क्या कहते हैं। तो ये एक धीमा प्रोसेस होता है, इसे हम कहते हैं फ्रेगमेंटेशन कहते हैं, किण्वन, हिंदी में क्या कहते हैं, किण्वन कहते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, किण्वन हो जाएगा। ठीक है, किण्वन। तो यहाँ पर हमारा जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा किण्वन, ऑप्शन नंबर B में दिया हुआ है। किण्वन क्या होता है, यानी जब हम क्या करते हैं किसी चीज़ को सड़ाते हैं, जैसे कि हम क्या करते हैं शराब बनाने के लिए या बियर बनाने के लिए क्या करते हैं, जौ या अंगूर, ठीक है, वाइन बनाने के लिए अंगूर सड़ाने की जो प्रक्रिया होती है उसको क्या कहते हैं, किण्वन कहते हैं। ठीक है, और उसमें इस्तेमाल क्या होते हैं, कुछ कवकों का इस्तेमाल किया, जैसे कि खमीर का इस्तेमाल किया जाता है ब्रेड बनाने में। ठीक है, और किण्वन कराने में खमीर को ही हम ईस्ट के नाम से जानते हैं। ठीक है, ईस्ट के नाम से जानते हैं। तो याद रखेंगे खमीर या ईस्ट का प्रयोग कहाँ करते हैं, किण्वन में किया जाता है। ठीक, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 हमारा कह रहा है कि बड़ी वसा गोलिकाओं के आकार को संकुचित करता है जिससे एंजाइम अधिक प्रभावी ढंग से काम करता है। इसका आंसर हमारा हो जाएगा पित्त लवक हो जाएगा। अब ये क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है वो भी समझ लेते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि वसा जो है, वसा की जो बड़ी क्या है, यानी वसा का जो बड़ा रूप है उसको तोड़ रहा है, संकुचित कर रहा है, और ये करने का काम प्रभावी ढंग से कौन कर रहा है, ये हमसे पूछता है। तो यहाँ पर इसका आंसर है पित्तलवक। पित्तलवक का श्रावण कहाँ से होता है, तो पहली चीज़ हम जानते हैं कि पित्तलवक होता क्या है। तो अगर पित्तलवक की बात करें तो ये हमारा जो यकृत होता है, यकृत से एक रस निकलता है जिसे कहते हैं पित्त रस। क्या कहते हैं, पित्त रस कहते हैं। अब ये जो पित्त रस होता है निकलता कहाँ से है, यकृत से। इसका निर्माण कहाँ होगा, बनेगा यकृत में, लेकिन ये स्टोर कहाँ होगा, ये आपको जो थैली दिख रही है ग्रीन कलर की, हरे कलर की, ये होती है गॉल ब्लैडर जिसे कहते हैं पित्ताशय। तो ये एकत्रित कहाँ होता है, ये रस आकर पित्ताशय में एकत्रित होता है। अब इस पित्त में दो चीज़ें आपको देखने को मिलती हैं, एक पित्त जो है लवण देखने को मिलेगा, पित्त लवण, ठीक है, और एक आपको देखने को मिलेगा पित्तवर्धक, ठीक। अगर हम बात करें किसकी, पित्तलवक की, यानी पित्त जो लवण होता है वो हमारे पित्त रस में कौन सा होता है, तो वो होता है सोडियम बाइकार्बोनेट यानी
HCO3 ये होता है सोडियम बाइकार्बोनेट। यही जो सोडियम बाइकार्बोनेट होता है ये वसा को तोड़ने का काम करता है। तो वसा को तोड़ना यानी कोई बड़ी चीज़ है, बड़ी वसा है, उसको तोड़ के संकुचित कर देना, यही तो कह रहा है ये। तो ये कार्य कौन कर रहा है? पित्तलवण कौन सा है हमारा? वो है सोडियम बाइकार्बोनेट है। पित्तवर्णक की बात करें तो पित्तवर्णक दो प्रकार के यहाँ से निकलते हैं। एक आपका निकलता है बिलिरुबिन, रुबिन। एक आपका निकलता है बिलवर्डिन। कौन सा? बिलवर्डिन। बिलवर्डिन जो होता है इसका रंग कैसा होता है? इसका रंग होता है हरा। इसका रंग कैसा होता है? हरा। जो इसी हरे रंग के कारण जो आपका पित्ताशय होता है, गॉल ब्लैडर होता है, इसका रंग हरा होता है। अब ये जो बिलिरुबिन होता है इसकी शरीर में इसका रंग कैसा होता है? इसका रंग होता है येलो यानी पीला होता है। ठीक है, इसका रंग कैसा होता है? पीला। इसी की मात्रा शरीर में बढ़ जाने से कौन सा रोग हो जाता है? जॉन्डिस यानी पीलिया हो जाती है। ठीक है, अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर हम अपने 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 हमारा क्या कह रहा है कि स्वादिष्ट भोजन देखकर मुख में पानी आ जाता है, यह क्या है? तो यह एक क्या है? स्नायु संबंधी प्रक्रिया है। कैसी है? स्नायु संबंधी प्रक्रिया है, ना कि हार्मोन से संबंधित है। ये हार्मोन से संबंधित है? नहीं। ये दृष्टि से संबंधित है? नहीं। घ्राण या सूंघने से संबंधित? नहीं। ये कह रहा है सूंघने की बात नहीं कर रहा है, यहाँ मुंह में पानी आने की बात कर रहा है। तो ये पानी आने की जो बात कर रहा है इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, स्नायु संबंधी प्रक्रिया है। अब बात करते हैं हमारी जो जिह्वा होती है, उस जिह्वे में क्या होता है? हमें अलग अलग प्रकार से टेस्ट आता है। क्यों? क्योंकि उस जिह्वे में क्या होती है? अलग अलग प्रकार की टेस्ट बड होती हैं। जैसे यहाँ आगे की तरफ जो होता है, ये आगे वाला हिस्सा होता है, इस आगे वाले हिस्से से हमें यहाँ पर जो हमारी टेस्ट बड पाई जाती है उससे हमें किसका टेस्ट आता है? स्वीट यानी मीठे का टेस्ट आता है। तो अगर ये पूछे कि जिह्वा के किस भाग से हमें मीठे का टेस्ट आता है तो उसका आंसर हो जाएगा हमें अग्रभाग से। ठीक है, फिर जो आपका साइड होता है, जिह्वा का किनारा होता है, वहाँ से हमें नमकीन का टेस्ट आता है। कैसा आता है? नमकीन का टेस्ट आता है। फिर जो इसके जिह्वा के पश्च भाग होता है यानी पीछे वाला भाग होता है, वहाँ से हमें किसका टेस्ट आता है? बिटर का टेस्ट आता है यानी कड़वाहट का टेस्ट आता है। ठीक है, फिर जो इसके साइड वाला पार्ट होता है, इस सॉल्ट के आगे वाला जो पार्ट होता है, यहाँ से हमें किसका टेस्ट आता है? तो यहाँ से हमें जो टेस्ट आता है वो खट्टेपन का यानी श्योर का टेस्ट आता है। ठीक है, जो आपका बिटर वाला पार्ट होता है इसी के आपके पीछे की तरफ थोड़ा सा यहाँ की तरफ से क्या होता है आपका, यहाँ से आपका जैसे लहसुन है, प्याज है, इनकी जो टेस्ट होता है कुछ अलग होता है। ना कि ये खट्टे होते हैं, ना ही ये मीठे होते हैं, ना ही ये कड़वे होते हैं। तो इनका जो टेस्ट आता है वो हमारा बिटर वाले पार्ट के पीछे से आता है। ठीक है, तो इतनी बातें यहाँ से याद रखेंगे। ठीक है, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 हमारा कह रहा है कि जो है आहार नाल में भोजन की गति शरीर की चिकनी पेशियों द्वारा होती है। निम्नलिखित में से किस विकल्प में शामिल सभी अंगों में चिकनी पेशियाँ होती हैं? यानी किस अंगों, ये मतलब हमसे कह रहा है कि किस ऑप्शन में क्या है, सभी जो है जो अंग हैं उनमें कौन सी पेशियाँ पाई जा रही हैं? चिकनी यानी स्मूथ पेशियाँ पाई जा रही हैं। ठीक है, उनसे निर्मित है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। यानी जो आपका क्या होता है? आइरिस है, जो आपका फेफड़े हैं, जो आपका श्वास नली हैं और जो आपका मूत्र वाहिनियाँ हैं, यहाँ पर जो पेशियाँ पाई जाती हैं वो कैसी होती हैं? चिकनी होती हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 हमारा कह रहा है कि कौन सा एंजाइम अग्नाशय द्वारा स्रावित होता है? और यहाँ से बात कर रहा है किसकी? अग्नाशय की। अगर अग्नाशय की बात करें तो अग्नाशय कैसी ग्रंथि है? मिश्रित ग्रंथि है। कैसी ग्रंथि है? मिश्रित। ठीक है, तो अग्नाशय कैसी ग्रंथि? मिश्रित ग्रंथि है। मिश्रित ग्रंथि क्या होती हैं? ऐसी ग्रंथियाँ जिनसे हार्मोन्स और एंजाइम दोनों का स्रावण होता है उन्हें कहते हैं मिश्रित ग्रंथियाँ। अग्नाशय को इंग्लिश में हम पैनक्रियाज कहते हैं। अब यहाँ से बात करें कि अग्नाशय में हमारी जो है कौन कौन से एंजाइम्स का स्रावण होता है। ठीक है, तो अगर इसकी बात करें और कौन से हार्मोन्स का स्रावण होता है, तो पहले यहाँ से जान लेते हैं अग्नाशय में 4 प्रकार की क्या होती हैं? कोशिकाएँ होती हैं। कितने प्रकार की कोशिकाएं होती है अग्नाशय में? 4 प्रकार की। वो कोशिकाएं कौन कौन सी होती है? एक आपका होता है अल्फा, एक आपकी होती है बीटा, एक आपकी होती है डेल्टा और एक आपकी होती है एफ सेल। ठीक है, तो एक होती है एफ सेल। अब जो आपकी अल्फा, बीटा और डेल्टा हैं ये क्या करती हैं? ये हार्मोन्स का स्रावण करती हैं। किसका? इनसे स्रावित होता है हार्मोन्स। ठीक है, और जो आपकी एफ सेल है
इसी से निर्मित होता है क्या, अग्नाशयी रस निर्मित होता है। ठीक है, अग्नाशयी रस तो अग्नाशयी जो रस है उसका निर्माण कहाँ होता है, इस एफ सेल से होता है। अब ये जो अग्नाशयी रस है इसमें क्या होते हैं, कई प्रकार के क्या पाए जाते हैं, एंजाइम पाए जाते हैं। तो इस अग्नाशयी रस में क्या होते हैं, एंजाइम्स हैं। ठीक है, अब ये एंजाइम्स कौन कौन से होते हैं वो देख लेते हैं। तो अग्नाशय में जो है 3 प्रकार के एंजाइम निकलते हैं। कितने प्रकार के, 3 प्रकार के एंजाइम पाए जाते हैं। जैसे यहाँ पर एक ऑप्शन में हमें दिया हुआ है ऑप्शन नंबर सी, जैसे इसका करेक्ट है, तो यहाँ से एक एंजाइम क्या निकलता है, ट्रिप्सिन। तो यहाँ से एक हमारा एंजाइम निकलता है ट्रिप्सिन जिसका नाम होता है। दूसरा जो एंजाइम निकलता है उसका नाम होता है लाइपेज। तीसरा जो एंजाइम निकलता है उसका नाम होता है एमाइलेज। ठीक है, तो 3 यहाँ से एंजाइम निकलते हैं। अगर ट्रिप्सिन की बात करें तो जो आपका ट्रिप्सिन होता है ये किसका पचन करता है, ये प्रोटीन का पचन करता है। किसका पचन करता है, ये प्रोटीन का पचन करता है। और प्रोटीन को ये किस में बदल देता है, प्रोटीन को ये जो है पेप्टाइड में बदल देता है। किस में, प्रोटीन को पेप्टाइड में बदल देता है। जबकि जो है आपका लाइपेज होता है ये वसा का पचन करता है, और ये वसा को किस में बदल देता है, ये जो है वसी अम्ल में बदल देता है। ट्रिप्सिन क्या कर रहा था, ट्रिप्सिन प्रोटीन को पेप्टाइड में या पेप्टोन्स में बदलता है, जबकि लाइपेज वसा को जो है वसी अम्ल में बदलता है। अगला हमारा जो है एमाइलेज। एमाइलेज का काम होता है जो शर्करा होती है उसका पचन करना। किसका, शर्करा का पचन करना। और ये शर्करा को किस में बदल देता है, तो ये शर्करा को बदल देता है आपके माल्टोज में। किस में बदल देता है, माल्टोज में। तो यहाँ से ये चीज़ याद रखेंगे। तो हमने ये देख लिया अग्नाशय में कितने प्रकार की कोशिकाएं होती हैं, 4 प्रकार की। एक आपकी जो होती है अल्फा, एक होती है बीटा, एक आपकी डेल्टा, एक आपकी होती है एफ सेल। जो आपके अल्फा, बीटा और डेल्टा होती है इनसे हार्मोन्स का स्रावण होता है। और अगर बात करें बीटा सेल से किसका स्रावण होता है, तो इंसुलिन का स्रावण होता है। किसका होता है, इंसुलिन का स्रावण होता है। इंसुलिन, ये जो इंसुलिन होती है इसका स्रावण कहाँ से होता है, इसी बीटा सेल से होता है। ठीक है, और जो आपकी ये सारी कोशिकाएं हैं, ठीक है, जो अग्नाशय है इसकी खोज किसने की थी, लैंगरहैंस ने की थी। किसने खोज की थी, लैंगरहैंस ने। लैंगरहैंस नामक साइंटिस्ट थे, उनके द्वारा इसकी खोज की गई थी। तो इसीलिए क्या कहते हैं, इन कोशिकाओं के अल्फा, बीटा और डेल्टा को लैंगरहैंस की द्वीपिकाएँ भी कहते हैं। ठीक है, लैंगरहैंस की द्वीपिकाएँ भी कहते हैं। तो यहाँ पर हमसे क्वेश्चन पूछ रहा था एंजाइम्स कौन सा निकलता है अग्नाशय से, तो हाँ यहाँ पे हमारा आंसर हो जाएगा ट्रिप्सिन। लेकिन यहाँ पे 3 ऑप्शन और दिए गए हैं। एक हमारा माल्टेज दिया गया है, एक लैक्टोज दिया गया है, एक सुक्रेज दिया गया है, सुक्रोज। तो जो माल्टेज है, ये माल्टेज एक एंजाइम है। ठीक है, माल्टोज अलग होता है, माल्टेज अलग होता है। ये है माल्टेज। माल्टेज क्या होता है, ये एंजाइम होता है जो हमारे आंत से निकलता है। ठीक है, हमारे यहाँ निकलता है, आंत्र से निकलता है। और ये एंजाइम क्या करता है, माल्टोज नामक जो हमारा क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट होता है, उसको पचाने का काम करता है। अगला हमारा है लैक्टोज। तो लैक्टोज जो है ये क्या है, एक शर्करा है। ये क्या है, एक कार्बोहाइड्रेट यानी शर्करा है। ये शर्करा है। ठीक है, ये शर्करा कहाँ पाई जाती है, तो ये दूध में पाई जाती है शर्करा। कहाँ पाई जाती है, दूध में पाई जाने वाली शर्करा है। ठीक है, दूध का जो मीठापन होता है वो किसके कारण होता है, इस लैक्टोज शर्करा के कारण होता है। फिर ये सुक्रेज भी क्या है, ये भी एक शर्करा है। सुक्रेज भी क्या है, एक शर्करा है। तो यहाँ से ये बातें याद रखेंगे कि माल्टेज जो होता है वो एक एंजाइम है, माल्टोज एक क्या है, एक आपकी शर्करा है। माल्टोज का पाचन करने वाले एंजाइम को हम क्या कहते हैं, माल्टेज कहते हैं। तो माल्टेज एक एंजाइम है। लैक्टोज और सुक्रोज दोनों क्या हैं, शर्कराएं हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 हमारा क्या कह रहा है कि जो मनुष्य में पित्त कहाँ उत्पन्न होता है, यानी कह रहा है कि पित्त जो रस है वो कहाँ उत्पन्न होता है। तो जो पित्त रस है वो बनता है आपके यकृत में बनता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। यकृत होता है, ये हमारे मानव शरीर की क्या है, सबसे बड़ी ग्रंथि है। ठीक है, सबसे बड़ा अंग पूछे या सबसे बड़ी ग्रंथि पूछे तो उसका आंसर क्या होगा, मानव का यकृत हो जाएगा। और पूछे अगर सबसे ज़्यादा जो है पुनर्जन्म की क्षमता किसके अंदर होती है मानव शरीर में, तो वो होती है यकृत के पास। ठीक है, अगर यकृत का हम आधा पार्ट, इतना पार्ट कट करके यानी 1/4 पार्ट हम कट करके अलग कर दें तो ये पुनः क्या हो जाएगा, विकसित हो जाएगा। तो इसीलिए कहते हैं इसकी रीजनरेशन पावर यानी पुनर्जन्म या पुनरुद्भवन की क्षमता क्या होती है, इसमें सबसे ज़्यादा होती है। अब यहाँ हमसे कह रहा था कि पित्त का उत्पन्न कहाँ होता है, तो निर्माण यानी पूछ रहा था। तो इसका जो निर्माण होता है वो कहाँ होता है, इस यकृत में होता है। ठीक है, अब ये जो यकृत है इसमें इसका निर्माण जरूर होता है, लेकिन ये एकत्रित कहाँ होता है, तो ये आपके छोटे से थैली आपको दिख रही है, ये थैली कहलाती है जो है पित्ताशय।
इस पित्ताशय को इंग्लिश में हम क्या कहते हैं, गॉल ब्लैडर कहते हैं। तो यहीं इसी गॉल ब्लैडर में क्या होता है, पित्तरस क्या होता है, एकत्रित होता है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, पित्ताशय की बात करें तो अभी हमने बताया ये गॉल ब्लैडर जो है इसका रंग कैसा होता है, हरा होता है। ठीक है, और जो पित्तरस होता है इसका रंग कैसा होता है, इसका रंग पीला होता है बिलिरुबिन के कारण। ठीक है, ये आपका अग्नाशय की बात करें तो ये आपकी पत्ती जैसे स्ट्रक्चर जो दिख रहा है इसी को कहते हैं अग्नाशय। नाशपाती के आकार की इसकी संरचना होती है, इसी को कहते हैं अग्नाशय कहते हैं। ठीक है, अग्नाशय को इंग्लिश में पैनक्रियाज कहते हैं। अभी हमने ऊपर बात की थी, इसकी खोज लैंगर्स हैंस ने की थी। यहाँ पे अगला ऑप्शन दिया है अमाशय। अगर अमाशय की बात करें तो ये आपका अमाशय है, यानी इसे हम पेट कहते हैं। ठीक है, ये आपका जो दिख रहा है ये आपका अमाशय है। ठीक, इसे हम पेट कहते हैं। और ये पीछे की तरफ जो लगी हुई है इसे हम स्प्लीन कहते हैं, अभी ऊपर हमने चर्चा की थी। ठीक है, तो यहाँ से इतनी बातें याद रखेंगे। और हाँ, एक चीज़ और याद रखेंगे कि जो आपका पित्त रस होता है उसका पीएच कितना होता है, इसका पीएच होता है 7.5 से लेकर 8.5 तक होता है इसका पीएच होता है। ठीक है, तो 7.5 से लेकर 8.5 तक इसका पीएच होता है। पीएच मान के बारे में एक हमारी पूरी क्लास आई हुई है जिसका नाम हमने साइंस का बूस्टर रखा हुआ है। उस क्लास में हमने क्या किया, पीएच मान के बारे में पढ़ाया हुआ और सारे पीएच मान हमने कवर किए हैं। तो वो क्लास आप जाकर देखिए, जाके वहाँ से आपके सारे पीएच मान कवर हो जाएंगे, जो कि हर एक एग्जाम में पूछे ही जाते हैं। ठीक है, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10 हमारा क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा शरीर में ग्लाइकोजन के रूप में जो है संग्रहित होता है। तो जो आपके कार्बोहाइड्रेट होते हैं ये ग्लाइकोजन के रूप में क्या होते हैं, हमारे शरीर में संग्रहित होते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अब ऑप्शन बी की बात करें तो प्रोटीन, तो ये संग्रहित होते हैं पेप्टाइड में, पेप्टाइड या पेप्टोन्स में, पेप्टोन्स में। ठीक है, तो या तो पेप्टोन्स में संग्रहित होंगे या तो पेप्टाइड में। जो लिपिड होते हैं इसी को हम कहते हैं वसा कहते हैं, लिपिड को क्या कहते हैं, वसा। तो ये हमारे शरीर में जो है वसी अम्ल के रूप में संग्रहित होती है। किस रूप में, वसी अम्ल के रूप में। ठीक है, वसी अम्ल के रूप में, ठीक है, संग्रहित होती है। तो यहाँ से ये बातें याद रखेंगे। विटामिन कई प्रकार की होती हैं। ठीक है, ए, बी, सी, डी, B12। ठीक है, विटामिन का अलग से एक हम साइंस का बूस्टर लेके आएंगे, उसमें सारे विटामिन को हम कवर करेंगे। ठीक है, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर जो है 11 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11 हमारा कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा एक कार्बोहाइड्रेट नहीं है। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट नहीं है पूछ रहा है। तो यहाँ पर देखिए, तो जो आपका सुक्रोज होता है ये कार्बोहाइड्रेट है, फ्रुक्टोज भी क्या है, कार्बोहाइड्रेट है। आपका ग्लाइकोजन भी एक क्या है, कार्बोहाइड्रेट है। अभी हमने बात की ग्लाइकोजन हमारा क्या होता है, एकत्रित होता है किसके रूप में, कार्बोहाइड्रेट के रूप में। तो ये भी कार्बोहाइड्रेट ही है। जो स्वीटिया है ये क्या है, ये कोई कार्बोहाइड्रेट नहीं है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्या होती है, सुक्रोज जो होता है उससे मीठी होती है और ये इसको कृत्रिम रूप से बनाया जाता है। गन्ने में जो शर्करा पाई जाती है उसे हम कहते हैं सुक्रोज। फिर आपका जो फल होते हैं जैसे सेब वगैरह हो गए, उनमें कौन सी शर्करा पाई जाती है, उसमें पाई जाती है फ्रुक्टोज शर्करा पाई जाती है। ठीक है, तो ये याद रखेंगे। पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर जो है 12 की तरफ। कह रहा है दूध में उपस्थित शर्करा है। तो अभी हमने ऊपर बात की थी दूध में कौन सी शर्करा पाई जाती है, तो लैक्टोज नाम की एक शर्करा होती है, ये पाई जाती है दूध में। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अभी फ्रुक्टोज की बात की थी, फ्रुक्टोज कहाँ पाई जाती है, फलों में पाई जाने वाली शर्करा है। फल हो गए सेब, जो सेब वगैरह होते हैं उनमें कौन सी शर्करा पाई जाती है, तो फ्रुक्टोज पाई जाती है। माल्टोज है, ये भी एक शर्करा है। ग्लूकोज है, ये भी एक शर्करा है। अगर बात करें शर्कराओं की, तो शर्कराएं क्या होती हैं, 3 प्रकार की होती हैं। एक आपकी होती है मोनोसैकेराइड, एक क्या होती है, मोनोसैकेराइड। ठीक है, मोनोसैकेराइड्स। ठीक है, एक होती है डायसैकेराइड और एक होती है पॉलीसैकेराइड। ठीक है, पॉलीसैकेराइड। तो जो आपकी मोनोसैकेराइड होती है ये सबसे क्या होती है, सरलतम शर्करा होती है, सबसे सरलतम शर्करा होती है। आपकी जो पॉलीसैकेराइड होती है ये सबसे क्या होती है, जटिल शर्करा होती है, जटिल शर्करा होती है। ठीक है, अब जो आपकी सबसे सरलतम शर्करा होती है वो कौन सी होती है, जैसे आपका ग्लूकोज, पेंटोज, कौन सा, पेंटोज शर्करा। अगर पूछे पेंटोज शर्करा कैसी शर्करा है, तो मोनोसैकेराइड शर्करा है। आपका पूछे हेक्सोज, कैसी, हेक्सोज शर्करा कैसी शर्करा है, तो ये भी क्या है, मोनोसैकेराइड शर्करा है। इसी हेक्सोज को क्या कहते हैं, ग्लूकोज कहते हैं। क्या कहते हैं, ग्लूकोज कहते हैं। ठीक है, हेक्सोज इसका नाम है क्योंकि इसमें 6 कार्बन पाए जाते हैं। पेंटोज नाम है इसका क्योंकि इसमें 5 कार्बन वाली श्रृंखला होती है। अगर पूछे जटिल, यानी पॉलीसैकेराइड, पॉली का मतलब ही होता है अधिक, तो पॉलीसैकेराइड जो होता है उसे ही हम कहते हैं जटिल शर्करा। तो कई सारी जो है मोनोसैकेराइड या डाइसैकेराइड शर्कराएं मिलकर क्या किसका निर्माण करती है, पॉलीसैकेराइड का निर्माण करती हैं। ये जो पॉलीसैकेराइड होता है इसमें का एग्जाम्पल की बात करें, जैसे आपका स्टार्च हो गया, तो जो आपका स्टार्च होता है ये कैसी शर्करा है, ये भी आपकी पॉलीसैकेराइड शर्करा है। सेलुलोज हो गया,
कौन सा, सेलुलोज। तो ये जो शर्कराएँ हैं इन्हें हम कहते हैं जटिल शर्कराएँ। स्टार्च, सेलुलोज ये जटिल शर्कराएँ हैं। पेंटोज, हेक्सोज, ग्लूकोज ये क्या हैं, मोनोसैकेराइड यानी सरलतम शर्करा हैं। और पॉलीसैकेराइड शर्करा को हम क्या कहते हैं, जटिल शर्करा भी कह सकते हैं। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है कि पोषण की वह विधि जिसमें जीव मृत एवं विघटित पदार्थों से पोषक तत्व ग्रहण करते हैं तो उन्हें क्या कहते हैं। तो ऐसे पोषण को हम क्या कहते हैं, मृतोपजीवी। ऐसे जीवों को हम कहते हैं मृतोपजीवी। तो ये क्या होते हैं, मृतोपजीवी होते हैं। यानी जो जीव क्या करते हैं, जैसे कि आपके बैक्टीरिया होते हैं, ठीक है, आपके वल्चर हो गए, ठीक है, जिनका भोजन मृत जीव होते हैं उन्हें कहते हैं मृतोपजीवी। जैसे कुकुरमुत्ता हो गया, ठीक है, आपका मशरूम हो गया, तो ये क्या है, मृतोपजीवी हैं। क्योंकि ये मृत सड़ी गली चीज़ों पर क्या होते हैं, जन्म लेते हैं और उन्हीं से अपने पोषक तत्वों को ग्रहण करते हैं, इसीलिए इनको कहते हैं मृतोपजीवी। तो इसके एग्जाम्पल क्या क्या हो जाएंगे, जैसे आपका हो गया मशरूम, ठीक है, कुकुरमुत्ता, ठीक है। दूसरा यहाँ पर क्या कह रहा है, सौपोषी में क्या आते हैं, आपके पौधे आते हैं। कौन आते हैं, पौधे। तो पौधे जो होते हैं अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, इसीलिए इन्हें ऑटोट्रॉप्स यानी सौपोषी कहते हैं। तो जो पौधे या जो जीव अपना भोजन स्वयं बनाते हैं उन्हें कहते हैं सौपोषी। तो इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, पौधे अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। फिर होता है जैसे कि परपोषी क्या होते हैं, जो किसी दूसरे पर आश्रित हों, क्या हों, किसी दूसरे पर, अपने भोजन के लिए किसी दूसरे पर आश्रित हों, तो उसे कहते हैं परपोषी। जैसे कि आपकी अमरबेल, ठीक है, अमरबेल देखा होगा पेड़ों पे लगी होती है, एक पेड़ पे चढ़ जाती है, पूरे पेड़ को क्या करती है, नष्ट कर देती है अंत में। तो जो अमरबेल होती है वो किसका एग्जाम्पल होती है, वो परपोषी है। क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है मुख गुहा यानी बक्कल कैविटी मानव डैश 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 तंत्र का एक हिस्सा है। तो ये जो बक्कल कैविटी है ये किसका हिस्सा है, तो ये पाचन तंत्र का हिस्सा है। ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। अब अगर हम बात करें मुख गुहा की, तो ये हमारा डायग्राम देख रहे हैं, तो इस डायग्राम में आप देखेंगे यही आपकी मुख है। तो मुख के अंदर ये वाला जो पार्ट दिख रहा है इसी को क्या कहेंगे, मुख गुहा कहेंगे, ठीक है। अब इसी मुख गुहा में क्या सलेवरी ग्लैंड्स होती हैं, ठीक है। अब इसके आगे वाला जो हिस्सा होता है यहाँ पर आपका एपिग्लोटिस भी होता है। इसी आगे वाले हिस्से को क्या कहते हैं, जो ये ग्रास नली होती है इसे कहते हैं ईसोफेगस कहते हैं। ईसोफेगस आगे चलकर जो है आपके कहाँ पहुँचती है, ये आपका स्टमक हो गया, इस स्टमक में पहुँचती है। ये स्टमक को हम अमाशय कहते हैं। स्टमक फिर क्या होता है, छोटी आंत में पहुँचती है, ठीक है। छोटी आंत से क्या होता है, फिर बड़ी आंत में, बड़ी आंत से फिर क्या पहुँच जाता है, भोजन आपके एनस में पहुँच जाता है और बाहर निकल जाता है। तो ये आपका जो मुख गुहा है, मुख गुहा में हमने खाना रखा यानी मुख में खाना रखा, उसके बाद इसका पाचन हुआ पूरे शरीर में पहुंचने के बाद अलग अलग अंगों में। तो ये मुख जो है ये किसका हिस्सा है, तो ये पाचन तंत्र का हिस्सा है। तो ये पाचन में हिस्सा ले रहा है तो इसलिए इस पाचन तंत्र का हिस्सा हो गया, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है डैश नामक रसायन प्रोटीन बनाने की कड़ी होते हैं। तो अभी हमने बात की थी, तो प्रोटीन किससे बनते हैं, अमीनो अम्ल से बनते हैं। अभी बताया था अमीनो अम्ल में तोड़ते हैं, प्रोटीन पेप्टोन्स में तोड़ते हैं, फिर पेप्टोन्स अमीनो अम्ल तोड़ते हैं। तो जो 20 प्रकार के अमीनो अम्ल होते हैं इनसे क्या होते हैं, निर्मित होते हैं प्रोटीन्स। इन 20 प्रकार में से 10 प्रकार के अमीनो अम्ल होते हैं ये हमारे शरीर में पहले से होते हैं, ठीक है। और बाकी जो 10 प्रकार के अमीनो अम्ल होते हैं इनको बाहर से हम इनटेक करते हैं, ठीक है। अब बात करें साइट्रिक अम्ल की, सिट्रिक अम्ल की। जो साइट्रिक अम्ल होता है ये नींबू में पाया जाता है। नींबू का जो खट्टापन होता है वो किसके कारण होता है, इसी साइट्रिक अम्ल के कारण होता है। ऑक्जेलिक अम्ल के कारण क्या होता है, आपके जो आपका ये टमाटर होता है, जो टमाटर होता है, टमाटर में जो खट्टापन होता है वो किसके कारण होता है, इसी ऑक्जेलिक अम्ल के कारण होता है, ठीक है। टमाटर का जो खट्टापन होता है वो ऑक्जेलिक अम्ल के कारण होता है, ठीक है। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 16 हमारा क्या कह रहा है कि जो है लैक्टोज असहिष्णुता क्या होती है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक है। इसके बारे में समझ लेते हैं क्या कहना चाह रहा है। यहाँ पर कह रहा है कि जो है यहाँ पर कह रहा है कि एक ऐसी स्थिति जिसमें छोटी आंतें दुग्ध उत्पादित में पाई जाती हैं उन्हें क्या कहते हैं, शर्करा को तोड़ने में असमर्थ होती हैं, उन्हें क्या कहते हैं, लैक्टोज असहिष्णुता कहते हैं। यानी यहाँ पर ये कह रहा है कि लैक्टोज और असहिष्णुता, तो लैक्टोज को तोड़ने में जो क्या है असमर्थ हूँ, ठीक है। जैसे कह रहा है कि ऑप्शन नंबर डी क्यों करेक्ट है, क्योंकि कह रहा है कि एक ऐसी जो है स्थिति, ऐसी स्थिति जिसमें क्या छोटी आंत में क्या होता है, प्रोटीन का पाचन होता है। दूध में सभी चीज़ें होती है, प्रोटीन भी होता है, विटामिन भी होता है, तो इसका पाचन कहाँ होता है, छोटी आंत में होता है। तो ये दुग्ध में जो उत्पादित पाए जाने वाली जो शर्करा है जिसे क्या कहते हैं, लैक्टोज शर्करा कहते हैं, इसको तोड़ने में असमर्थ हैं, तो इसी को कहते हैं लैक्टोज असहिष्णुता। यानी जो बच्चे होते हैं
उनमें क्या होता है, दूध का पाचन आसानी से हो जाता है। लेकिन जैसे ही क्या होता है, हमारी एज बढ़ती हो जाती है तो वो दूध का पाचन सही से नहीं हो पाता। क्यों? क्योंकि हमारा जो छोटी आंत होती है उस दूध में उपस्थित जो शर्करा होती है उसको तोड़ने में असमर्थ होती है। इसी चीज़ को क्या कहते हैं, लैक्टोज असहिष्णुता कहते हैं। इसीलिए करेक्ट हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 17 हमारा कह रहा है किस एंजाइम को पाचन क्रिया में अपना कार्य करने के लिए हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की उपस्थिति की आवश्यकता होती है। तो यहाँ पर अगर बात करें हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जिसे हम कहते हैं HCl, इसकी बात करें तो इसका श्रावण कहाँ से होता है, तो इसका श्रावण आपका आमाशय से होता है। कहाँ से? आमाशय से होता है। ठीक है, आपका आमाशय से इसका श्रावण होता है। अगर इसकी पीएच की बात करें तो इसका पीएच जो होता है वो 1.5 से लेकर 2 तक इसका पीएच होता है। ठीक है, इसका पीएच कितना है, तो 1.5 से 2 तक होता है। अब ये क्या करता है, ये जो HCl होता है, दो आपके आमाशय में दो क्या निकलते हैं, एंजाइम निकलते हैं। दो क्या निकलते हैं, एंजाइम। एक एंजाइम निकलता है जिसका नाम होता है पेप्सिनोजन। ठीक है, पेप्सिनोजन। एक आपका होता है रेनिन। ठीक है, तो इन दोनों एंजाइम को क्या करता है, सक्रिय करने का काम कौन करता है, ये आपका HCl करता है। ठीक है, इन दोनों को सक्रिय करने का काम करता है HCl करता है। तो यहाँ पर आपका रेनिन तो दिया नहीं हुआ है, तो यहाँ पर क्या दिया, पेप्सिन, यानी इसी को हम पेप्सिनोजन कहते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। तो यहाँ पर यही कह रहा था कि जो है सक्रिय इस प्रक्रिया में क्या करता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की उपस्थिति में आवश्यक होती है, यानी उस अम्ल के बिना क्या होगा, वो एंजाइम कार्य नहीं करेगा। तो ऐसा कौन सा एंजाइम है, पेप्सिनोजन है, यानी पेप्सिन है। यही तो क्या होगा, जब तक HCl नहीं निकलेगा और इसको एक्टिवेट नहीं करेगा तब तक पेप्सिनोजन और रेनिन नामक एंजाइम क्या होते हैं, एक्टिवेट नहीं होंगे, ये कार्य नहीं करेंगे अपना। अगर बात करें पेप्सिनोजन की और रेनिन की, तो रेनिन क्या करता है, जो दूध होता है उस दूध में पाए जाने वाले केसीन प्रोटीन, किसका, केसीन प्रोटीन, दूध में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है, केसीन। इस केसीन प्रोटीन का पाचन कौन करता है, रेनिन करता है। दूध का जो पीला रंग होता है, गाय के दूध का रंग कैसा होता है, पीला होता है। वो पीला क्यों होता है, इसी केसीन प्रोटीन के कारण होता है। ठीक है, पेप्सिनोजन क्या होता है, पेप्सिनोजन क्या है, ये भी एक एंजाइम है। ये क्या करता है, ये पाचन करता है किसका, ये करता है पाचन प्रोटीन का। अब ये प्रोटीन का पाचन करता है और उसे किस में बदल जाता है, पेप्टोन्स में बदल देता है और पेप्टाइड्स में बदल देता है। ठीक है, अगले बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है मानव लार में डैश नामक एंजाइम होता है जो जटिल अणु स्टार्च को शर्करा में तोड़ता है। तो मनुष्य की लार में 2 एंजाइम पाए जाते हैं। अब देखो यहाँ पे ये लार ग्रंथियाँ, अभी हम इनकी बात की थी। सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी होती है लार की, 3 ग्रंथियाँ होती हैं, हमने बात की थी। एक होती है पैरोटिड, एक होती है जो है सब मैंडिबुलर और एक होती है सबलिंगुअल। तो सबसे बड़ी होती है पैरोटिड, सबसे छोटी होती है सबलिंगुअल। सबसे ज़्यादा जो हमारा लार का सराउंड होता है वो किससे होता है, सब मैंडिबुलर से होता है। लगभग 75% का जो लार होती है वो इसी से बनती है। 1 लीटर सलाइवा हमारे शरीर में लगभग, यानी हमारे मुख में 1 दिन में बनती है। इस सलाइवा में हमने क्या बताया था, इस सलाइवा में 95% क्या होता है, जल होता है। बाकी 1% आपके क्या होते हैं, एंजाइम, खनिज तत्व होते हैं। ठीक है, और इसमें म्यूकस होता है। अब यहाँ पर अगर बात करें इस लार में, तो लार में हमें बात करें तो लार में 2 प्रकार के क्या होते हैं, एंजाइम होते हैं। कौन कौन से होते हैं, एक होता है टाइलिन, एक होता है टाइलिन। ठीक है, और दूसरा क्या होता है, दूसरा होता है हमारा एमाइलेज, दूसरा होता है एमाइलेज। अगर एमाइलेज की बात करें तो जो एमाइलेज और टाइलिन होते हैं ये क्या करते हैं, कार्बोहाइड्रेट का पाचन करते हैं। एमाइलेज बेसिकली क्या करता है, जो हमारी लार होती है, लार में जो के साथ जो हमारा भोजन आता है उस भोजन में उपस्थित जीवाणुओं को नष्ट करना होता है। ठीक है, टाइलिन का काम होता है शर्करा और शर्करा का पाचन करना, यानी शर्करा को जो है पाचन। तो मुख से ही हमारा क्या होता है, पाचन शुरू हो जाता है। अगर पूछे पाचन की शुरुआत कहाँ से होती है, तो मुख से होती है। और मुख में किसका पाचन होता है, तो शर्करा का पाचन होता है। और शर्करा का पाचन कौन करता है, तो वो करता है टाइलिन नामक एंजाइम करता है। ठीक है, यहाँ हमसे पूछ रहा था लार में कौन सा एंजाइम है जो जटिल अणुओं स्टार्च को क्या करता है, शर्करा में तोड़ता है। तो स्टार्च को शर्करा में तोड़ने का काम, यहाँ ऑप्शन हमारा जो हो जाएगा वो ऑप्शन बी सही हो जाएगा, यानी एमाइलेज सही हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से इतनी बातें याद रखेंगे। ठीक है, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर जो है 19 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 19 हमारा कह रहा है कि लार किस पोषक तत्व के पाचन में मदद करती है। तो अभी हमने ऊपर ही बात की है, लार क्या करती है, स्टार्च के पाचन में मदद करती है, स्टार्च को पचाने में मदद करती है। तो मुख में ही क्या होता है, पाचन शुरू हो जाता है। और मुख में किसका पाचन होता है, तो स्टार्च का पाचन होता है। और स्टार्च को किसमें बदल देता है, शर्करा में। ठीक है, स्टार्च को किसमें बदला जाता है, शर्करा में। कौन कौन से 2 एंजाइम भी बताए थे हमने लार में होते हैं, तो लार में 2 एंजाइम होते हैं। एक हमने क्या बताया, एक बताया टाइलिन और एक एमाइलेज। ठीक है, टाइलिन, ठीक है, और एक एमाइलेज। तो ये 2 प्रकार के क्या होते हैं, एंजाइम पाए जाते हैं।
टाइलिन बेसिकली क्या करता है, शर्करा का पाचन करता है, शर्करा का। और एमाइलेज क्या करता है, जीवाणुओं यानी जीवाणुओं और विषाणुओं को नष्ट करने का काम करता है, नष्ट करने का काम करता है, ठीक है। और हमारी लार का पीएच पूछे कितना होता है, तो इसका जो पीएच होता है वो कितना होता है, लगभग 6.5 से लेकर 7.5 तक इसका पीएच होता है हमारी लार का। तो ये भी बात याद रखेंगे। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 20 हमारा कह रहा है खाद्य श्रृंखला का प्रथम पोषक स्तर निर्मित होता है। तो किससे निर्मित होता है, तो जो प्रथम खाद्य श्रृंखला का पोषक स्तर निर्मित होता है वो होता है उत्पाद के द्वारा। ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ से करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अब देखते हैं हमारे खाद्य श्रृंखला। इस खाद्य श्रृंखला में देखेंगे ये आपका एक पेड़ है। इस पेड़ को क्या है, एक कीट जिसका नाम है ग्रासोपर एंड टिड्डा, इसने इस पेड़ पे बैठकर इसकी पत्तियों को खाया है, ठीक है। तो जो आपका पहला स्तर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, ये आपका उत्पाद हो जाएगा, ठीक है। दूसरा अब यहाँ से देखेंगे कि ये जो ग्रासोपर है ये क्या है, ये आपका शाकाहारी है। ग्रासोपर क्या है, शाकाहारी। इसने क्या किया, इस पत्तियों को केवल खाया है। फिर इस ग्रासोपर को कौन खाएगा, ये आपकी जो है बर्ड, कोई चिड़िया खा लेगी, ठीक है, कोई चिड़िया खा लेगी, या कोई जो है कीट पतंगा यानी सांप खा लेगा, ठीक है। तो यहाँ से जो है ये जो मांसाहारी होंगे, तो शाकाहारी क्या होंगे, दूसरे स्तर के हो गए, ठीक है। मांसाहारी क्या हो गए, तीसरे स्तर के हो गए, ठीक है। मांसाहारी के बाद क्या आएंगे आपके, देखो शाकाहारी दूसरे स्तर में, मांसाहारी तीसरे स्तर में, और इसके बाद आता है अपघटन। यानी जब ये मांसाहारी जीव मरेंगे, ये जब जीव मरेंगे तो मरने से क्या होगा, मरने के बाद इनकी बॉडी सड़ेगी। बॉडी को सड़ाने के लिए कुछ जीवाणु, कुछ बैक्टीरिया, कुछ रोगाणु क्या करेंगे, इसको खाएंगे। तो उन्हें ही क्या कहते हैं, अपघटक कह देते हैं, ठीक है। तो अपघटक के द्वारा क्या होगा, इसके 4 स्तर हो गए। कितने, टोटल 4 स्तर हो गए, ठीक है। तो यहाँ पर उत्पाद क्या होगा, प्रथम श्रेणी का पोषण स्तर हो जाएगा उत्पाद। तो ऑप्शन नंबर हमारा ए करेक्ट हो जाएगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 21 हमारा कह रहा है मानव के अमाशय में कौन सा अम्ल बनता है। तो अभी हमने ऊपर बात की, मानव के अमाशय में कौन सा अम्ल बनता है, HCl बनता है, ठीक है। और HCl का पीएच अभी हमने बताया था, इसका पीएच होता है 1.5 से लेकर 2 तक होता है। इसका पीएच कितना होता है, 1.5 से लेकर 2 तक इसका पीएच होता है। तो ये भी बात याद रखेंगे। ये हमारा कहाँ बनता है, तो अमाशय में बनता है। ये जो पीएच होता है ये कैसा होता है, अम्लीय होता है, अम्लीय। इसकी प्रकृति कैसी होती है, अम्लीय होती है। जिनका पीएच 7 से कम होता है वो क्या होते हैं, अम्लीय होते हैं। जिनका पीएच 7 से ज़्यादा होता है वो क्षारीय होते हैं, ठीक है। तो ये जो है ये क्या है, अम्लीय है। अब ये अम्लीय है तो इसकी हमारे जो अमाशय की दीवार है उससे क्या हो, इससे क्या हो जाएंगे, क्षतिग्रस्त हो जाएंगी। तो इससे बचने के लिए हमारे जो अमाशय होते हैं उसकी दीवारों से एक निकलता है म्यूकस निकलता है। क्या निकलता है, म्यूकस निकलता है, जो क्या करता है, आंत की, जो क्या करता है, हमारे अमाशय की रक्षा करता है, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। लेकिन अब यहाँ पे देखते हैं ऑप्शन नंबर सी में दिया H2SO4, इसे सल्फ्यूरिक अम्ल कहते हैं। तो इसका इस्तेमाल कहाँ किया जाता है, इसका इस्तेमाल बैटरियों में किया जाता है, ठीक है, बैटरियों में किया जाता है। ये जो इस्तेमाल होता है बैटरियों में, किसके रूप में, पानी के रूप में प्रयोग करते हैं। तो इसे बैटरी का जो है पानी भी कहते हैं, H2SO4 को। फिर आपका यहाँ दिख रहा है CH3COOH, ये क्या है, सिट्रिक अम्ल है। नींबू वगैरह में पाया जाता है। नींबू का जो खट्टापन होता है ये इसी के कारण होता है। नींबू मौसम्बी का जो खट्टापन होता है वो इसी के कारण, सिट्रिक अम्ल के कारण होता है। फिर अगला आपको दिख रहा है जो है लैक्टिक अम्ल। लैक्टिक अम्ल जो होता है ये दूध में पाया जाता है। दूध का जो खट्टापन होता है वो किसके कारण होता है, लैक्टिक अम्ल के कारण होता है। लेकिन दूध का जो मीठापन होता है लैक्टोज शर्करा के कारण होता है, ठीक है। मीठापन लैक्टोज शर्करा के कारण, और खट्टापन जो होता है थोड़ा वो लैक्टिक अम्ल के कारण होता है। तो ये बातें यहाँ से इतनी याद रखेंगे। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 22 हमारा कह रहा है कि एक मानव वयस्क का पूरा पाचन तंत्र मुंह से गुदा तक लेकर डैश मीटर लंबा होता है। तो यानी हमसे लंबाई पूछ रहा है कि जो है, जो हमारा पाचन तंत्र होता है उसकी आहार नाल, यानी अगर कहते हैं आहार नाल की लंबाई, सीधी सी बात है, यहाँ पूछ रहा है आहार नाल की लंबाई, आहार नाल की लंबाई पूछ रहा है। आहार नाल की जो लंबाई होती है उसकी शुरुआत अगर कहें तो कहाँ से होती है, मुख से होती है। ये मुख से शुरू होती है, ये हमारा मुख हो गया। मुख के बाद यहाँ पर आपका क्या आता है, ईसोफिगस ग्रासनली आती है। ग्रासनली से आगे जब बढ़ते हैं तो यहाँ पर ये कहाँ पहुँच जाते हैं, अमाशय में। अमाशय से फिर होते हुए ये आपका जो छोटी आंत से फिर क्या होता है, बड़ी आंत में जाते हैं। बड़ी आंत से फिर आपका कहाँ, एनस में। अंतिम हमारा कहाँ, एनस। ये हमारा क्या होता है, माउथ से शुरू होता है और एनस तक जाता है, ठीक है। माउथ से शुरू होकर एनस तक जाता है। माउथ मतलब हमारा हो गया मुख, और हमारा एनस मतलब हो गया गूदा, ठीक है। तो ये जो है गूदा यानी मुख से शुरू होता है आहार नाल और गूदा तक जाता है। अब इसकी लंबाई पूछ रहा है, यानी इसकी लंबाई कितनी, यहाँ से लेकर यहाँ तक की लंबाई कितनी है ये टोटल, यानी यहाँ से शुरू होता है ये और यहाँ पे आके ख़त्म हो जाता है। तो इसकी लंबाई पूछ रहा है। तो इसकी जो लंबाई होती है वो 9 मीटर होती है। कितनी मीटर में पूछेगा तो 9 मीटर। अगर फीट में पूछेगा तो लगभग जो है 33 क्या होती है, फीट होती है, 33 फीट होती है। अगर फीट में पूछेगा तो इसका आंसर हो जाएगा 33 फीट।
क्वेश्चन नंबर 23 हमारा कह रहा है कि जो दंत क्षय के परिणाम स्वरूप डैश होता है। तो दंत क्षय क्या होता है, जब हमारा जो इनेमल होता है, ये दांत की जो ऊपरी परत होती है, इसे क्या कहते हैं, इनेमल कहते हैं, ठीक है। और ये हमारे शरीर का क्या है, सबसे मजबूत हिस्सा है, ठीक है, सबसे क्या है, मजबूत है। अगर पूछे कि जो मानव शरीर का सबसे मजबूत जो हिस्सा है वो क्या है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, दांत का इनेमल हो जाएगा, ठीक है, मजबूत है। तो ये जो इनेमल है यही क्या होता है, सबसे मजबूत होता है। अब क्या होता है, जब हम कभी ब्रश नहीं करते हैं, रात में ऐसे सो जाते हैं, तो क्या होता है, यहाँ पे खाना फंस जाता है, ठीक है, इन दांतों के बीच खाना फंस जाता है, और यहाँ पर क्या होता है, ये खाना अम्लीय बनकर क्या करता है, इससे हमारे दांतों को क्या करता है, नुकसान पहुँचाता है। धीरे धीरे क्या होता है, दांत का क्षरण होता है, और उस दांत के क्षरण में क्या होता है, हमारा इनेमल नष्ट होता है, और इनेमल के नष्ट होने को ही हम क्या कहते हैं, दंत क्षय कहते हैं। दंत क्षय क्या है, इनेमल का नष्ट होना ही दंत क्षय कहलाता है। तो यहाँ पे मसूड़ों से संबंधित है नहीं, ठीक है, फिर दांत से दुर्गंध से संबंधित है नहीं, टूटा हुआ दांत से संबंधित है नहीं, तो यहाँ क्या है, कोमल दंत वल्क, ठीक है। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, कोमल दंत वल्क हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 24 हमारा कह रहा है जठर रस का पीएच मान कितना होता है। तो जठर रस का मतलब क्या है, जो हमारा अमाशय होता है, ठीक है, अमाशय, तो अमाशय से जो रस निकलता है उसी को क्या कहते हैं, जठर रस कहते हैं, ठीक है। और अमाशय के जो जठर रस होता है उसमें कौन सा अम्ल होता है, तो HCl होता है। क्या होता है, HCl। और HCl का पीएच अभी हमने बताया था कितना होता है, यानी 1.5 से लेकर 2 तक होता है। तो 1.5 ऑप्शन में दिया नहीं, 2 यहाँ पे दिया है, तो ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगा, ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। जो हमारा आंत होती है, आंत से भी क्या निकलता है, एक रस निकलता है, उसका पीएच कितना होता है, 8 होता है, ठीक है। जो हमारा पित्त रस होता है उसका पीएच कितना होता है, 7.7 के आसपास होता है, यानी 7.5 से 8.5 के बीच होता है। तो ये भी याद रखेंगे। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 25 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 25 हमारा कह रहा है कि पित्त रस के कार्य नीचे दिए गए हैं, उस विकल्प का चयन करें जो पित्त रस के कार्य से संबंधित नहीं है, ठीक है। तो पहला ऑप्शन क्या कह रहा है, यह अग्नाशयी एंजाइम की क्रिया की दक्षता को बढ़ा देता है, ठीक है। दूसरा कह रहा है यह अग्नाशय के एंजाइम की क्रिया के लिए भोजन को क्षारीय माध्यम प्रदान करता है, तो क्षारीय माध्यम प्रदान करता है। फिर कह रहा है कि जो है इसमें प्रोटीन के पचाने वाले एंजाइम्स होते हैं जो प्रोटीन का पाचन में सहायक होते हैं। हाँ, ये बात तो सही है, प्रोटीन को पचाने के लिए यहाँ पे क्या ट्रिप्सिन नामक एंजाइम होता है। फिर कह रहा है यह बड़ी वसा को गोलाकार छोटी वसाओं में तोड़ने को विघटित करती है। अच्छा, यहाँ पे बात कर रहा था पित्त रस की, ठीक है, तो यहाँ बात कर रहा था किसकी, पित्त रस की। तो जो पित्त रस होता है वो हमारा यकृत से निकलता है, यकृत में निर्माण होता है और हमारा पित्ताशय में एकत्रित होता है। तो पित्त रस जो होता है वो वसा को तोड़ने का काम करता है, किसका, वसा को तोड़ने का काम करता है। और पित्त रस में कौन ये कार्य करता है, पित्त रस में उपस्थित लवण करता है, जिसे सोडियम बाइकार्बोनेट कहते हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, क्योंकि ये बड़ी वसा को क्या करता है, छोटी वसा में तोड़ता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अगर ये कहता है अग्नाशयी रस, तो इसका आंसर होता है ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि प्रोटीन को बचाने का काम करता है अग्नाशयी रस। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर, इस क्वेश्चन के हिसाब से ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। बढ़ते हुए क्वेश्चन नंबर 26 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 26 कह रहा है निम्न जानवरों में से किसकी अपेक्षाकृत अधिक लंबी आंत होती है। तो यहाँ पर जो आपका लोमड़ी है, कुत्ता है और जो है बाघ है, इसमें से चारों में से जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा खरगोश। तो इन चारों में से खरगोश की क्या होती है, सबसे लंबी आंत होती है। लेकिन जो आपके क्या होते हैं, जो आपके मांसाहारी होते हैं, ठीक है, मांसाहारी जीव, तो मांसाहारी जीवों की जो आंत होती है वो क्या होती है, अधिक लंबी नहीं होती है। आंत क्या होती है, इनकी छोटी होती है, ठीक। तो मांसाहारी जीवों की आंत क्या होती है, छोटी होती है। अब यहाँ खरगोश होता है उसकी भी आंत छोटी होती है, लेकिन इन सब से क्या होती है, लंबी होती है। अगर खरगोश की बात करें तो यहाँ से एक खरगोश के बारे में एक बात याद रखेंगे, खरगोश एक ऐसा जीव है, ये क्या करता है, जब लैट्रिन करता है तो अपनी लैट्रिन को पुनः खाता है, ठीक है, पुनः खाता है। क्यों, क्योंकि ये जो है, जैसे इसने घास को खाया तो घास को खाने के बाद इसकी आंत छोटी होती है, तो इसके घास से क्या करते हैं, जो पोषक तत्व होते हैं वो ये एक बार में नहीं पचा पाता है, ठीक है, ये घास को पूरी तरह से नहीं पचा पाता है और उससे सारे पोषक तत्व तो इसके आंत के द्वारा नहीं निकाल पाए जाते हैं। क्या करता है, जो लैट्रिन करता है उस लैट्रिन को पुनः क्या करता है, खाता है और फिर क्या करता है, दोबारा उससे पोषक तत्व को निकालता है, जिससे इसकी आंत को कम काम करना पड़ता है। तो अगर ये ऐसा नहीं करेगा, खरगोश अगर ऐसा नहीं करेगा तो क्या हो जाएगा, ये मर जाएगा, क्योंकि उसको पोषक तत्व नहीं मिलेंगे। तो इसीलिए खरगोश क्या करता है, अपनी लैट्रिन को पुनः, यानी अपनी लैट्रिन को खाता है। क्यों खाता है, क्योंकि इससे पोषक तत्व चाहिए, ठीक है, क्योंकि इसकी आंत जो होती है उसकी लंबाई कम होती है, जिसके कारण ये पूरी तरह से सेलुलोज को पचा नहीं पाता, क्योंकि घास वगैरह में क्या होता है, सेलुलोज होता है और ये सेलुलोज क्या है, पॉलीसैकेराइड है, जो कि एक जटिल शर्करा है। नंबर 27 हमारा कह रहा है कि जो है छोटी आंत की आंतरिक भित्ति में हजारों उंगलियों की तरह जो है
ऊर्ध्वाधर होता है इन्हें क्या कहते हैं, यानी हजारों उंगलियों में संरचना पाई जाती है उसे क्या कहते हैं। जैसे कि ये हमारी क्या है, आंत है, और कौन सी आंत है, छोटी आंत है। तो इस छोटी आंत में छोटी छोटी ऐसे क्या होंगी, विलाई होंगी, ठीक है, छोटी छोटी उंगली नुमा संरचना होंगी। इन उंगली नुमा संरचना को हम क्या कहते हैं, विलाई कहते हैं, या क्या कह देते हैं, इनको विल्ली कह देते हैं, ठीक है। और ये जो है रसांकुर भी इन्हीं को कहते हैं, ठीक है। तो ये कहाँ पाई जाती हैं, ये हमारी छोटी आंत में पाई जाती हैं। ये क्या करती हैं, भोजन से पोषक तत्वों को खींचने का काम करती हैं। तो यहाँ आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर हमारा डी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 28 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 28 हमारा कह रहा है कि जो है आहार नाल मूल रूप से डैश से डैश तक विकसित एक लंबी नली है। तो अभी हमने बात की थी आहार नाल कहाँ शुरू होती है, मुख से शुरू होती है, ठीक है, और कहाँ तक जाती है, आपकी एनस तक जाती है। तो ये मुख से शुरू होकर एनस तक जो जाती है इसी को क्या कहते हैं, आहार नाल कहते हैं। अभी इसकी लंबाई हमने बात की थी, इसकी 9 मीटर लंबाई होती है, और फीट में बात करें तो लगभग 33 फीट इसकी क्या होती है, लंबाई होती है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। तो ये आहार नाल कहाँ से शुरू होती है, मुख से शुरू होकर गुदा तक जाती है, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 29 हमारा कह रहा है कि जो है छोटी आंत के अवशोषक क्षेत्र में बढ़े हुए उंगली में नुमा प्रवर्धक क्या कहलाते हैं। सेम क्वेश्चन है, यहाँ ग्रुप डी में पूछा गया है, ठीक है। अभी पीछे पूछा गया था आपका बिहार पुलिस 2022 में पूछा गया, ये आपका ग्रुप डी में पूछा गया है, रिपीट होता है, ये भी 22 में पूछा गया, वो भी 22 में। अभी इनको हमने क्या बोला था, अंकुर या रसांकुर बोला था। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। इन्हीं से क्या होता है, इन्हीं से हमारे क्या होता है, जो पोषक तत्व होते हैं उनको खींचा जाता है, नहीं अवशोषित किया जाता है। तो ये क्वेश्चन रिपीट हुआ। तो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर जो है 30 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 30 हमारा क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा अंग आहार नली का भाग नहीं है। तो अभी हमने आहार नली के भाग की बात की थी। तो आहार नली में क्या क्या आता है, आहार नली में आपका मुख आता है, ठीक है, सलाइवरी ग्लैंड्स आते हैं, इसोफिगस आता है, यानी ग्रास नली आती है, आपका लीवर, और जो है आपका जो आहार नाल होता है ये आहार नाल मुख से शुरू होता है। इसमें लीवर ये जो हमारा पाचन तंत्र है उसका तो हिस्सा है, लेकिन आहार नाल जो होता है उसमें ये नहीं आता है। ना ही आपका गॉल ब्लैडर आता है, ना ही आपका पैनक्रियाज आता है। आहार नाल जो होता है ये शुरू यहाँ से होता है, और ये आपका अमाशय से होता हुआ ये पूरी जो छोटी आंत है और आपकी क्या है, बड़ी आंत है, इसी के हिस्से को और एनस को हम क्या कहते हैं, आहार नाल कहते हैं। तो इसीलिए यहाँ पर जो पूछ रहा है आंसर, उसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा, लीवर और अग्नाशय हो जाएगा। तो लीवर और अग्नाशय क्या होते हैं, आहार नाल का हिस्सा नहीं होते हैं। तो आहार नाल के हिस्सा कौन कौन से होते हैं, कौन कौन से अंग आहार नाल का हिस्सा होते हैं। तो आपका हो गया पहला मुख हो गया, ठीक है, दूसरा ग्रास नली हो गया जिसे ग्रसनी कहते हैं, ठीक है, तीसरा आपका क्या हो गया, अमाशय हो गया, अमाशय हो गया, चौथा आपका क्या हो गया, चौथा आपका छोटी आंत हो गई, छोटी आंत हो गई, और जो हमारा पांचवा हो जाएगा वो हो जाएगा बड़ी आंत, बड़ी आंत। हमारा जो पूछ रहा था उस हिसाब से हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी लीवर और अग्नाशय इसका हिस्सा नहीं है। क्वेश्चन नंबर 31 कह रहा है हमारे पाचन तंत्र के किस भाग में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल स्रावित होता है। तो अभी हमने इसकी बात की थी, ठीक है। तो ये कहाँ स्रावित होता है, तो हमारा जो पेट होता है जिसे अमाशय कहते हैं वहाँ पर ये स्रावित होता है। ऑप्शन नंबर हमारा क्या सही हो जाएगा, बी सही हो जाएगा। मुख में क्या स्रावित होता है, मुख में आपका लार स्रावित होती है, यकृत में पित्तरस बनता है, ठीक है, छोटी आंत में आंतरस बनता है, ठीक है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर जो है 32 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 32 हमारा कह रहा है कि आहार नाल के निम्नलिखित में से कौन से भाग कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा का पूर्ण पाचन करता है। तो जो अगर पूछे पूर्ण पाचन कहाँ होता है, भोजन का जो पूर्ण पाचन होता है वो कहाँ होता है, हमारे छोटी आंत में होता है। तो इसीलिए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 33 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 33 कह रहा है मोनोसैकेराइड कार्बनिक अणु के किस समूह से संबंधित है। तो जो मोनोसैकेराइड है अभी हमने स्टार्टिंग में बताया था, मोनोसैकेराइड क्या होते हैं, कार्बोहाइड्रेट हैं। कार्बोहाइड्रेट के हमने क्या बताया था, 3 प्रकार होते हैं। एक हमने क्या बताया, एक हमने बताया मोनोसैकेराइड, ठीक है, एक हमने बताया डाइसैकेराइड, एक हमने बताया पॉलीसैकेराइड। सबसे सरलतम कौन सा है, मोनोसैकेराइड, सबसे जटिलतम कौन सा है, पॉलीसैकेराइड। मोनोसैकेराइड का एग्जांपल हमने क्या बताया, ग्लूकोज और पेंटोज। पॉलीसैकेराइड का एग्जांपल क्या बताया हमने, स्टार्च और जो आपका सेलुलोज, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। प्रोटीन, ठीक है, ये हमारे मसल्स को डेवलप करने में हेल्प करते हैं। लिपिड, ये वसा है, हमारे बॉडी में फैट के रूप में एकत्रित होती है, ठीक है। न्यूक्लिक एसिड, ठीक है, ये हमारे जो है डीएनए आरएनए में पाया जाता है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 34 की तरफ।
क्वेश्चन नंबर 34 कह रहा है एक स्वस्थ मनुष्य की लार का पीएच कितना होता है, यानी 6.5 से लेकर 7.5 तक होता है, यानी ऑप्शन नंबर सी हमारा इस हिसाब से सही हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि हमारी लार का पीएच 6.5 से लेकर क्या होता है 7.5 तक होता है, तो इस हिसाब से ऑप्शन नंबर हमारा क्या सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अब अगर बात करें पित्त रस की, ठीक है, पित्त रस की, तो इसका जो पीएच होता है वो 7.7 होता है। ठीक, अब बात करें लार की, तो लार का पीएच कितना अभी हमने बताया, तो लार का पीएच 6.5 से लेकर 7.5 तक होता है। करें जो है आंत्र रस की, ठीक है, आंत्र रस की, तो आंत्र रस का पीएच कितना होता है, तो इसका पीएच होता है लगभग 8 होता है। ठीक है, और बात करें, अगर बात करें हम जो है अग्न्याशय रस की, ठीक है, अग्न्याशय रस की, तो इसका जो पीएच होता है वो कितना होता है 7.5 से लेकर 8.5 तक इसका पीएच होता है। ठीक है, तो ये कुछ पीएच हैं जो आप याद रखेंगे। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 35 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 35 हमारा कह रहा है कि जो है निम्न में से किसका उपयोग भोज्य पदार्थों में स्टार्च की उपस्थिति ज्ञात करने के लिए किया जाता है। तो जो आयोडीन टेस्ट होता है उसी में हम क्या करते हैं कार्बोहाइड्रेट का पता चलता है। ठीक है, तो कह रहा है कि तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। जो आपका आयोडीन टेस्ट होता है उसमें हम किसका पता करते हैं, स्टार्च की उपस्थिति का पता करते हैं। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। लिटमस से हमने क्या बताया था बूस्टर क्लास में कि आप जो है अनिल याद रखेंगे। ठीक है, अनिल, यहाँ से आ मतलब होता है अम्ल, अम्ल, और नी मतलब होता है नीला, ठीक है, और ला मतलब होता है लाल। ठीक है, तो अम्ल को नीले से लाल में बदल देता है। अगर किसी द्रव को डालोगे लिटमस पर, अगर वो अम्लीय है तो वो नीले रंग से क्या हो जाएगा, लिटमस लाल हो जाएगा। अगर इसका उल्टा हो जाएगा क्षार, अगर किसी क्षार को डालोगे तो वो लाल रंग से लिटमस कैसा हो जाएगा, नीला हो जाएगा। ठीक है, तो ये बातें याद रखोगे। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर जो है 36 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 36 हमारा कह रहा है कि फास्ट फूड अक्सर वसा डैश से भरा होता है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। तो जो हमारे क्या होते हैं, जो फास्ट फूड होते हैं उनमें क्या होता है कैलोरी क्या होती है, तो बहुत होती है, लेकिन उसमें पोषक तत्व या कैल्शियम या लोहे जैसी चीज़ें बहुत ही कम होती हैं। तो वो किससे भरे होते हैं, तो रिक्त जो कैलोरी होती है उससे भरे हुए होते हैं। कौन, फास्ट फूड भरे हुए होते हैं। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 37 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 37 कह रहा है पाचन के दौरान भोजन सरल पदार्थों में विघटित होता है। उदाहरण के लिए आलू, चावल, ब्रेड में डैश डैश होते हैं, ये विघटित होकर डैश 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 का निर्माण करते हैं। यानी आलू, चावल और ब्रेड में क्या होता है, तो ये कार्बोहाइड्रेट होता है। ठीक है, और ये कार्बोहाइड्रेट जो होता है वो किस में बदल जाता है, तो ग्लूकोज में बदल जाता है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा करेक्ट, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। यानी जो कार्बोहाइड्रेट होगा वो किस में बदलेगा, ग्लूकोज में बदल जाएगा। तो यहाँ क्या होगा, कार्बोहाइड्रेट भरा जाएगा और यहाँ क्या भरा जाएगा, ग्लूकोज भरा जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ग्लूकोज क्या होती है, हमने बताया मोनोसैकेराइड है, जो है सरलतम शर्करा होती है, जो कि आसानी से हमें ऊर्जा प्रदान करती है, जो कि आलू, चावल जैसे ब्रेड जैसे पदार्थों में पाई जाती है। नंबर 38, डैश कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन वसा के पूर्ण पाचन का स्थल है। तो जो कार्बोहाइड्रेट और वसा और प्रोटीन का पूर्ण पाचन होता है वो कहाँ होता है, क्षुद्रांत में होता है। कहाँ, क्षुद्रांत को ही हम क्या कहते हैं, छोटी आंत कहते हैं। तो अभी क्वेश्चन देखो रिपीट हो जाएगा, 3 क्वेश्चन हो चुके हैं, रिपीट हो चुके हैं। तो यहाँ छोटी जो आंत होती है उस छोटी आंत में क्या होते हैं, वसा का, प्रोटीन का और जो है कार्बोहाइड्रेट का पूर्ण पाचन होता है। तो हमने क्या बताया, छोटी आंत ऐसा अंग है जहाँ पर पाचन की पूर्ण प्रक्रिया संपन्न होती है। ठीक है, यकृत हमने बताया था, यकृत क्या होता है, हमारे मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग है। ठीक है, ग्रसिका जिसे ईसोफेगस कहते हैं, इसमें जब भोजन क्या होता है, एक बात याद रखेंगे, जब भोजन इस ग्रसनिका में आता है, नीचे की तरफ खिसकता है, तो उस प्रक्रिया को क्या कहते हैं, तो उसे क्रमानुकुंचन कहते हैं, क्रमानुकुंचन। ठीक है, तो ये भी याद रखेंगे, पूछ सकता है कि जो है भोजन का ग्रास नली से नीचे खिसकना क्या कहलाता है, तो क्रमानुकुंचन कहलाता है। और बृहद बृहदांत्र क्या होता है, ये बड़ी आंत होती है। बड़ी आंत क्यों होती है, क्योंकि इसका जो व्यास होता है, इसका व्यास छोटी आंत की तुलना में ज़्यादा होता है, इसका व्यास ज़्यादा होता है, इसलिए बड़ी आंत कहते हैं। बड़ी आंत में क्या होता है, पानी का अवशोषण होता है। किसका होता है, पानी का अवशोषण किया जाता है। ठीक है, यहाँ से पानी को अवशोषित किया जाता है। तो इतनी बातें याद रखेंगे, जो है ऑप्शन नंबर हमारा ए सही हो जाएगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 39 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 39 हमारा कह रहा है निम्न में से कौन सा किण्वन यानी एंजाइम वसा को तोड़ने में मदद करता है।
तो वसा को तोड़ने में मदद कौन करता है? तो हमने बताया था जो वसा होता है उसको तोड़ने में लाइपेज नामक जो एंजाइम होता है वो क्या करता है? तोड़ने में मदद करता है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। ट्रिप्सिन को भी हमने बताया था, ट्रिप्सिन क्या करता है? ट्रिप्सिन प्रोटीन का पचन करता है। अभी हमने पीछे पढ़ा था प्रोटीन का पचन कौन करता है? ट्रिप्सिन करता है। एमाइलेज क्या करता है? शर्करा का पचन करता है। तो ऑप्शन नंबर हमारा क्या सही हो जाएगा? ए सही हो जाएगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 40 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 40 हमारा कह रहा है मानव शरीर में भोजन एक सतह नलिका से गुजरता है जो डैश शुरू होती है और गूदा पर समाप्त होती है। तो यानी हमने बताया आहार नाल की बात कर रहे हैं। आहार नाल की शुरुआत कहाँ से होती है? मुख से होती है और मुख गुहा से शुरू होकर आहार नाल आपकी कहाँ? गूदा पर समाप्त होती है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, मुख गुहा। तो यहाँ डैश के स्थान पे हम क्या भरेंगे? मुख गुहा भरेंगे। ठीक है, तो मुख गुहा से शुरू होकर और गूदा पर समाप्त होता है। अभी हमने इसके बारे में डिस्कस की, इसकी आहार नाल की लंबाई कितनी होती है? 9 मीटर होती है, 33 फीट इसकी क्या होती है? फीट में लंबाई होती है। ठीक है, इसकी बात हम लोग कर चुके हैं। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर जो है 41 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 41 हमारा कह रहा है कि निम्नलिखित में से कथनों में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो ऑप्शन ए क्या कह रहा है? मुख में उपस्थित बैक्टीरिया मुख में बचे शर्करा और खाद्य कणों का क्षरण अम्ल का उत्पन्न करते हैं। तो ये भी सही है। ठीक है, बिल्कुल सही है कि मुख में जो खाद्य पदार्थ बच जाता है वो बैक्टीरिया क्या करते हैं? उसके खाद्य कणों को क्षरण करके अम्ल का उत्पादन करते हैं, जिससे हमारे दांत क्या होते हैं? क्षरित होते हैं। तो ये जो पॉइंट है बिल्कुल सही है। अगला कह रहा है जब मुख का पीएच 5.5 यानी 5.5 से अधिक होता है तब दांत में क्षय प्रारंभ होता है। तो ये पॉइंट गलत है बिल्कुल। ठीक है, यही हमारा क्या है? करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि गलत पॉइंट पूछ रहा था, सत्य नहीं है। क्योंकि यहाँ पर जो 5.5 से अधिक लिखा है ये चीज़ गलत है। यहाँ होना चाहिए 5.5 से कम। ठीक है, अगर मुख का पीएच, मुख की लार का पीएच 5.5 से कम हो जाएगा तो दांतों का क्षरण होने लगेगा। तो ऑप्शन नंबर बी की हमारा क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 42 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 42 हमारा कह रहा है कि निम्न में से कौन सा एंजाइम प्रोटीन का विखंडन करता है? ठीक है, तो अभी हमने बात की थी प्रोटीन का विखंडन एक ट्रिप्सिन करता है, एक आपका जो है अमाशय में निकलने वाला पेप्सिनोजन एंजाइम करता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। पेप्सिनोजन जो हार्मोन होता है वो किसका पचन करता है? ये प्रोटीन का पचन करता है। ये कहाँ से निकलता है? तो हमारे अमाशय से निकलता है। ठीक है, अमाशय से निकलता है। अमाशय से और कौन सा निकलता है? एक हमने बताया था रेनिन निकलता है। रेनिन क्या करता है? रेनिन आपका पाचन करता है किसका? तो रेनिन आपका दूध में पाए जाने वाले केशिन प्रोटीन का पाचन करता है। अभी हमने बात की थी। टाइलिन कहाँ से निकलता है? अभी हमने बात की थी लार से निकलता है। एमाइलेज कहाँ से निकलता है? लार से निकलता है। लाइपेज हमारा अभी बताया था जो हमारे अग्नाशय से निकलता है। ठीक है, तो इनकी बात हम कर चुके हैं। नंबर 43 हमारा कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा किण्वन एंजाइम वसा को तोड़ने में मदद करता है? तो ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, लाइपेज। तो 44 नंबर क्वेश्चन भी क्या है? रिपीट है, तो इसका आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर ए है। ठीक है, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर जो है 45 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 45 हमारा कह रहा है निम्नलिखित चित्र में मनुष्यों में दांत के क्रमिक क्षय के विभिन्न चरणों को दर्शाता है। दांतों के क्षय से संबंधित निम्नलिखित कथनों में से एक के अलावा अन्य सभी सही हैं, यानी गलत कथन को पहचानिए। तो गलत कथन हमें पहचानना है। तो कह रहा है ऑप्शन नंबर ए क्या कह रहा है कि इनमें जीवाणु की कोई भूमिका नहीं होती है, ये विषाणु जनित होते हैं। ठीक है, तो अभी हमने ऊपर बात की थी दांतों में क्या होता है? जीवाणु जो होते हैं वो क्या करते हैं? हमारे भोजन को अम्लीय बना देते हैं, जो बचा हुआ भोजन होता है, और वो अम्लीय भोजन हमारे दांतों को नुकसान पहुंचाता है, हमारे एनेमल को क्षति पहुंचाता है। यहाँ लेकिन कह रहा है जीवाणु की कोई भूमिका नहीं होती है, ये तो गलत है। और यहाँ विषाणु जनित होते हैं, तो ये गलत हो जाएगा। और ये गलत वाला ही हमसे पूछ रहा था, तो गलत वाला पूछ रहा था, इसलिए हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। ठीक, अगला देख लेते हैं क्या कह रहा है। मुख में पचे हुए भोजन पर जीवाणु सक्रिय हो जाते हैं, ये बात सही है। अम्ल इनेमल का मृदुकरण कर देता है, जिसके कारण वह दांतों में दर्द और दंत क्षय होता है, बिल्कुल ये भी बात सही है। जीवाणु शर्कराओं का विघटन करके अम्ल उत्पन्न करते हैं, ये भी बात सही है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 46 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 46 क्या कह रहा है? तो क्वेश्चन नंबर 46 हमारा कह रहा है कि एक वयस्क मनुष्य में के मुख में केवल डैश कृंतक होते हैं। तो कृंतक जो दांत होते हैं वो कितने होते हैं, ये हमसे पूछ रहा है। ठीक है, तो हमारे जो मुख होते हैं उसमें कृंतक, रदनक और जो है अग्रचौड़क और चौड़क 4 प्रकार के क्या होते हैं? दांत होते हैं। ठीक है, कितने प्रकार के? 4। एक कृंतक हो गया, एक रदनक हो गया, एक चौड़क और एक जो है अग्रचौड़क, 4 प्रकार के दांत होते हैं। मनुष्य में जो है 20 प्रकार के जो दांत होते हैं वो पूरे जीवन काल में पुनः जगते हैं। ठीक है, और टोटल जो दांत होते हैं वो 32 होते हैं। वर्तमान में जो दांत जग रहे हैं वो कितने? 28 ही दांत हमारे मुख में जगते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे पूछ रहा है कृंतक। ठीक है, कृंतक दांत कितने होते हैं? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। इनकी संख्या कितनी होती है? 4 होती है।
अब देखो सॉरी, इनकी संख्या कुल पूछेगा तो कितनी हो जाएगी, 8 हो जाएगी। ठीक है, इनकी संख्या कुल पूछेगा तो कितनी हो जाएगी, 8। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा हमारा, क्योंकि ये जो आपका इंसीजर हैं ये आपको दिख रहे हैं, ये और ये जो दांत दिख रहे हैं आपको, ये 4 दांत, ठीक है, ये जो 4 दांत दिख रहे हैं इन्हीं को हम क्या कहते हैं, स्माइली टीथ या इंसीजर कहते हैं। ठीक है, इसके बाद आपको जो है ये आपको साइड में यहाँ दिख रहे होंगे, ये जो क्या करते हैं, जब हम मांसाहारी थे तो चीरने फाड़ने का काम करते थे, तो ये जो दांत हैं यही क्या कहलाते हैं, कैनाइन कहलाते हैं। ठीक है, रत्नक कहलाते हैं। ठीक, ये आपके कृंतक हो गए, ये रत्नक हो गए। फिर आपको यहाँ पर तो कैनाइन कितने होते हैं, तो कैनाइन जो होते हैं वो होते हैं 4। ऊपर वाले जॉ में कितने, 2, नीचे वाले जॉ में कितने, 2, तो ये कितने होते हैं, 4 होते हैं। और इंसीजर कितने होते हैं, तो यहाँ देखो ये 4 हो गए, नीचे ऊपर भी कितने हैं, 1 2 3 4, तो ऊपर भी 4 हैं, तो टोटल कितने हो गए, ये 8 होते हैं कुल। तो ये कितने, 4 होते हैं, ये 8 होते हैं। ठीक है, फिर अगर मोलर की बात, सॉरी प्री मोलर की बात करते हैं पहले, तो प्री मोलर कितने, 1 2, ये आपके यहाँ पर दिख रहे हैं प्री मोलर, ये हैं कितने, प्री मोलर। इधर भी आपकी तरफ प्री मोलर हैं, ये हो गए 2 और ये 2, 4 हो गए, तो एक में 4 हो गए, तो दूसरे चौ में कितने हो जाएंगे, टोटल 8 हो जाएंगे। ये भी प्री मोलर कितने हो जाते हैं, 8 हो जाते हैं। ठीक है, फिर इसके बाद जो बचे होते हैं वो कौन होते हैं, मोलर होते हैं। तो यहाँ देखेंगे 1 2 3, तो ये कितने हैं, इधर की तरफ कितने हैं, 3, इधर इस वाले इधर की तरफ कितने हो जाएंगे, 1 2 3, तो टोटल एक जौ में कितने होंगे, 3 दूनी 6, तो एक जौ में 6 हो जाएंगे, तो टोटल कितने हो जाएंगे, 12 हो जाएंगे, 6 दूनी 12, तो इनकी संख्या कितनी होती है, मोलर की 12 होती है। ठीक है, तो ये इनके दांतों की क्या है, संख्या है। तो यहाँ से इतनी बातें याद रखेंगे। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर जो है 47 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 47 हमारा कह रहा है कि कुछ जीवाणु की क्रिया द्वारा घोड़ों, खरगोश आदि जैसे जीवों में आहार में मौजूद सेलुलोज का पाचन इनमें से किस स्थान पर होता है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, अंधनाल, जिसे बड़ी आंत कहते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अंधनाल। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 48 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 48 हमारा कह रहा है कृत्रिम वृक्क द्वारा रक्त से यूरिया को किस प्रकार निकाला जाता है। तो इसी प्रक्रिया को कहते हैं निस्पंदन या फिल्ट्रेशन कहते हैं। इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं, निस्पंदन या फिल्ट्रेशन। ठीक है, फिल्ट्रेशन। तो निस्पंदन या फिल्ट्रेशन जो प्रक्रिया होती है उसके द्वारा रक्त से यूरिया को बाहर निकाला जाता है। अगर कृत्रिम रूप से निकाला जाता है तो उसे डायलिसिस कहते हैं। ठीक है, और जब प्राकृतिक रूप से ये कार्य कौन करती हैं, हमारी किडनी करती हैं। ठीक है, ये हमारी क्या है, किडनी है। तो बाहरी भाग होता है इसे कॉर्टेक्स कहते हैं, इसके अंदर वाला जो भाग होता है इसको क्या कहते हैं, मेडुला कहते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 49 क्या कर रहा है, मिट्टी के किस भाग में खनिज पदार्थ, पोषक तत्व और पानी के साथ कार्बनिक पदार्थ मिले होते हैं। तो ये जो क्षितिज भाग होता है, ऑप्शन नंबर हमारा सी सही हो जाएगा। क्षितिज ए जो भाग होता है उसमें क्या होता है, जो खनिज पदार्थ होते हैं, पोषक तत्व होते हैं और पानी होते हैं, वो एक साथ मिले हुए होते हैं। तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 50, ये हमारा अंतिम क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 50 हमारा कह रहा है मानव आहार नाल का एक चित्र नीचे दिया गया है। इस चित्र के आधार पर स्तंभ 1 का स्तंभ 2 के साथ सही मिलान दर्शाने वाले विकल्पों का चयन कीजिए। तो अगर यहाँ पर हम देखें तो जो हमारा ए है, अक्सर इस तरह के ग्रुप डी में क्वेश्चन पूछे जाते हैं जहाँ पर क्या कहता है, डायग्राम देकर वहाँ पर इनकी नेमिंग ए बी से कर हमसे ये पूछ लेता है इस स्थान को क्या कहते हैं। ठीक है, इसका नाम क्या है। तो यहाँ पर ए हमारा ये क्या है, ये ग्रास नली है। ये क्या है, हमारी ग्रास नली है। और डी हमारा क्या है, डी हमारा यकृत है। ठीक है, ये यकृत हमारा। और सी हमारा देखो इंडिकेट हो रहा है छोटी आंत की तरफ, ये छोटी आंत है। और बी हमारा क्या है, बी हमारा ये बड़ी आंत की तरफ इंडिकेट इसने किया, तो ये बड़ी आंत है। अब इनके सबके काम के आधार पर इसको मैच कर लेते हैं। तो अब देखते हैं ए हमारा ग्रास नली है। ठीक है, तो ग्रास नली में क्या होता है, कोई पाचन होता है, नहीं होता है। ग्रास नली में पाचन होता है, इसमें पाचन नहीं होता है। तो इसको हम किससे, ए को किससे मैच करेंगे, 4 से मैच करेंगे। ठीक, फिर उसके बाद यहाँ देखते हैं बी हमारा जो है क्या है, बड़ी आंत है। बड़ी आंत में क्या होता है, अंकुर, और जो है इसमें भोजन के जल का अवशोषण होता है। तो उसमें क्या होता है, भोजन के जल का अवशोषण होता है। ये हमारा यहाँ से क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। इसके हिसाब से जल का अवशोषण कहाँ होता है, हमारा जो है बड़ी आंत में होता है। ठीक है, सी हमारा जो डायग्राम है वो छोटी आंत का है। तो छोटी आंत में क्या होता है, छोटी आंत में जो होती है जंतुओं में इसकी लंबाई किसके आधार पर, जंतु शाकाहारी है या मांसाहारी, इस पर निर्भर करती है छोटी आंत की लंबाई। तो इसका आंसर हो जाएगा, मैच कर जाएगा और सेकेंड से।
फिर डी वाला मैच करेगा जो हमारा बचा हुआ है वो किससे, यानी डी हमारा क्या है, डी हमारा है यकृत। यकृत में किसका होता है, वसा का पायसीकरण होता है। वसा को तोड़ने में यकृत रस, यकृत से निकलने वाला पित्तरस क्या करता है, सहायता करता है। तो इस हिसाब से जब मैच करेंगे तो ए का हमारा क्या हो जाएगा, 4 सही हो जाएगा, और ए का 4 हमारा एक ही में दिया है, इसीलिए हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। बाकी भी मिला लेते हैं। तो ए का हमारा क्या है, 4 है, बी का हमारा क्या है, 1 है, बिल्कुल सही, और सी का हमारा 2 है, बिल्कुल सही, डी का हमारा 3 है, इसीलिए करेक्ट हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। तो इसी के साथ हमारे क्या होते हैं, सारे प्रश्न खत्म होते हैं, जो कि हमने 50 प्रश्न लिए हुए थे। 1-2 प्रश्न हमारे रिपीट भी हुए थे। अगर वीडियो आपको पसंद आए हैं तो वीडियो को लाइक करेंगे, ठीक है, शेयर करेंगे और कमेंट करना बिल्कुल नहीं भूलेंगे। कोई भी सुझाव होगा तो कमेंट बॉक्स में लिखेंगे उसे, और जो है चैनल को हमारे सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक यू, दैट्स ऑल।